भैरवपुर गांव चारों ओर से खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव की एक खासियत थी, सूरज ढलते ही लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। बच्चे गलियों से गायब हो जाते और औरतें चूल्हा बुझाकर घर के भीतर सिमट जातीं। कारण था गांव के उत्तर छोर पर खड़ी एक टूटी फूटी हवेली। लोग उसे ठाकुर हवेली कहते थे। पुराने लोग मानते थे कि उस हवेली में भूत प्रेत बसते हैं और किसी भी सामान्य इंसान को वहां रात बिताना मौत को न्योता देना है। गांव के बच्चों को भी डरा धमकाकर यही कहा जाता, सीधे रहो नहीं तो हवेली वाली चुड़ैल पकड़ ले जाएगी। इसी गांव में शहर से 5 दोस्त आए, आरव, निखिल, सिम्मी, रिया और करण। ये लोग पैरानॉर्मल गतिविधियों पर वीडियो बनाते थे और उनका एक यूट्यूब चैनल था। पिछली बार उन्होंने एक पुराने कब्रिस्तान का वीडियो बनाया था जो लाखों व्यूज ले चुका था। इस बार वे और कुछ बड़ा करना चाहते थे। गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनकर इनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। सभी ने उन्हें मना किया। यहां तक कि गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वहां जाने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। मगर इन युवाओं को डर से ज्यादा लालच था, डरावना सच दिखाने का और फेमस होने का। रात के 10 बजे सबने कैमरे, टॉर्च और बाकी उपकरण उठाए और हवेली की ओर चल दिए। हवा में अजीब सन्नाटा था। कुत्तों तक की आवाजें बंद हो चुकी थीं। हवेली का टूटा फाटक जोर जोर से हिल रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से सड़ांध और ठंडी हवा का झोंका आया। चारों ओर टूटी दीवारें, मकड़ी के जाले और गिरे हुए झूमर पड़े थे। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, रिया कांप गई और बोली, यहां कुछ गड़बड़ है। बाहर जैसी ठंड नहीं है, यह हवेली अंदर से बहुत ठंडी लग रही है। सभी ने उसकी बात सुनी, लेकिन आगे बढ़ने का रोमांच ज्यादा था। कर्ण सबसे आगे बढ़ा और सीढ़ियों की ओर कैमरा घुमाया। अचानक स्क्रीन पर एक काली परछाई उभरी। सिम्मी ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद परछाई गायब हो गई। सबने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां दीवारों पर खून जैसे निशान बने थे। छत से टूटी हुई रस्सियां लटक रही थीं। निखिल ने धीरे से कहा, यह वही जगह है जहां ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहते हैं ठाकुर काले जादू का अभ्यास करता था। उसकी बेटी को ही उसने बलि में चढ़ाया था। इस बात पर सब चुप हो गए। तभी अचानक हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोरदार आवाज से सबके दिल दहल गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, मगर आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। रिया डर के मारे चीख पड़ी। कुछ पल तक वह औरत वहीं खड़ी रही और अचानक गायब हो गई। अब सबके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वे भागना चाहते थे, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए कर्ण सबसे आगे था। तभी अचानक उसने जोर से चीख मारी और नीचे गिर पड़ा। जब सब दौड़कर पहुंचे तो देखा कि उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान बने थे। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें उलट चुकी थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। रिया रोने लगी, लेकिन औरों ने उसे चुप कराया। दरवाजा नहीं खुल रहा था तो सबने तहखाने की ओर जाने का निश्चय किया। नीचे से अजीब सी मंत्रोच्चारण जैसी आवाज आ रही थी। वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवारों पर हड्डियों से बने चिन्ह थे। जमीन पर खून से बड़ा त्रिकोण बना था और बीच में एक लोहे का संदूक रखा था। आरव ने कांपते हाथों से संदूक छुआ, तभी हवेली जोर से हिलने लगी। अचानक संदूक का ढक्कन खुला और उसमें से सड़ी हुई लाश जैसी औरत बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए, शरीर आधा जला और आंखें लाल आग जैसी थीं। वह जोर से चिल्लाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वह औरत ठाकुर की बेटी की आत्मा थी, जो बलि का शिकार हुई थी। उसने एक एक कर सब पर हमला करना शुरू कर दिया। रिया सबसे पीछे थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। उसकी गर्दन टूट गई और वहीं उसकी जान चली गई। उसकी चीख हवेली में गूंजती रही। सिम्मी भागते हुए अचानक गायब हो गई। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी मिली। अब केवल आरव और निखिल बचे थे। निखिल कांपते हुए बोला, आत्मा इसलिए बंधी हुई है क्योंकि ठाकुर ने अपनी बेटी की बलि दी थी। उसकी आत्मा मुक्ति चाहती है। हमें उस त्रिकोण को तोड़ना होगा, वही इसकी शक्ति का केंद्र है। आरव हिम्मत जुटाकर बोला, तो चलो इसे खत्म करते हैं। दोनों फिर तहखाने पहुंचे। आत्मा हवा में उड़ते हुए